प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है इमाइल दुर्खैम के सामाजिक तथ्य के सिद्धांत की विशेषताओं के बारे में पूर्व के वीडियो में भी चर्चा की थी। आज इन विशेषताओं का आगे अध्ययन करना आगे चर्चा करेंगे, जिसकी दूसरी प्रमुख विशेषता थी सार्वभौमिकता। सामाजिक तथ्य सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात उनका प्रचलन पूरे समूह समाज में पाए जाते हैं। सभी उन्हें एक ही अर्थ में समझते हैं और पालन करते हैं। सामाजिक तथ्यों में केवल उन्हीं तरीकों को सम्मिलित किया जाता है जो संपूर्ण समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है सामाजिक उत्पत्ति। सामाजिक तथ्य व्यक्ति की व्यक्तिगत चेतना की उपज नहीं, वरन वे सामूहिक चेतना के परिणाम हैं। उनकी उत्पत्ति समाज में होती है, समाज से होती है तथा इनका विकास समाज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसा समाज होगा, जैसा उसका मिजाज होगा, उसी के अनुरूप उसके सामाजिक तथ्य होंगे। भारत में स्त्रियां घूंघट निकालती हैं, यूरोपीय समाज में नहीं। अभिवादन के समय हम हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, पांव छूते हैं, नमस्कार, जय राम जी, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये सभी सामाजिक तथ्य हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं, वरन संपूर्ण समाज की देन है। समाज में बार बार दोहराए जाने के कारण वे स्थायी हो जाते हैं। इस स्थायित्व के कारण ही इनमें तीव्र गति से परिवर्तन नहीं होता। नंबर 4 है सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। दुर्खैम की मान्यता है कि सामाजिक तथ्य सामाजिकरण के माध्यम से सीखे जाते हैं। पुरानी पीढ़ी इन्हें नई पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। दीपावली, होली, रक्षाबंधन, रामनवमी, कृष्ण जन्माष्टमी आदि जो प्रमुख त्यौहार को कैसे मनाया जाएगा, इस दिन घर में भोजन क्या बनेगा, किस प्रकार के वस्त्र पहने जाएंगे आदि सभी बातें व्यक्ति परिवार एवं समाज से ग्रहण करता है और धीरे धीरे वे सभी उसके जीवन के अंग बन जाते हैं। उसकी आदतें एवं व्यवहारों में सम्मिलित हो जाते हैं। वह भी इन्हें आने वाली नई पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। इस प्रकार सामाजिक तथ्य पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। इसके बाद है सामाजिक तथ्य सीखे जाते हैं। सामाजिक तथ्य चूँकि समाज की उपज है, अतः सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखे जाते हैं। ये हमें वंशानुक्रमण, शारीरिक लक्षणों जैसे कालापन, गोरापन, आँख, नाक, कान एवं बालों की बनावट आदि की तरह माता पिता से प्राप्त नहीं होते हैं। शिक्षा सामाजिकरण का एक सशक्त साधन है। औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक तथ्यों को सीखता है। परिवार के लोग व्यक्ति के ये सीखते हैं कि उसे अभिवादन कैसे करना चाहिए और वस्त्र कैसे पहनना चाहिए। तो शिक्षण संस्थाएं हमें समाज के कानूनों, विश्वासों आदि का ज्ञान करवाती है, सिखाती है। सामाजिक तथ्य सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान के रूप में समाज में मौजूद होते हैं, जिन्हें व्यक्ति सीखता है। केवल वे सीखे हुए व्यवहार ही जो किसी समूह या समाज के सदस्य द्वारा स्वीकृत और मान्य होते हैं, सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद है सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक होते हैं। सामाजिक तथ्यों का प्रदर्शन एवं प्रकटीकरण यद्यपि व्यक्ति की क्रियाओं में ही होता है, किंतु इनका अस्तित्व व्यक्तित्व अभिव्यक्तियों से स्वतंत्र होता है। नैतिक नियम, धार्मिक और राजनीतिक विश्वास, विभिन्न संस्थाओं में प्रचलित मान्यताएं
आदि किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तथ्य हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति क्रिया उन्हें पूर्ण रूप से उत्पन्न नहीं कर सकती। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना के द्वारा होती है, अतः ये किसी एक व्यक्ति के नहीं वरन संपूर्ण समाज के होते हैं। दुर्खिम इन्हें सामाजिक धाराएं कहता है। समय समय पर ये धाराएं व्यक्ति को विशेष प्रकार का आचरण करने की प्रेरणा देती हैं। सामाजिक तथ्य एक स्वतंत्र शक्ति है जो व्यक्ति व्यवहारों में प्रकट होती है। यह शक्ति समूह की देन है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियाँ आदि जो कि सामाजिक तथ्य हैं, किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है वरन संपूर्ण समूह की उपज है। इनका निर्माण, विकास, परिमार्जन, संशोधन एवं परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं वरन समूह या समाज के द्वारा होता है। इसी रूप में सामाजिक तथ्य अधिवैयक्तिक हैं, व्यक्ति की क्षमता व शक्ति से परे और सामाजिक हैं। इसके बाद सातवीं विशेषता है बाह्यता। सामाजिक तथ्य की एक विशेषता यह है कि ये समाज वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत विचार, व्यक्ति चेतना और अधिकार क्षेत्र से बाहर होते हैं। इन पर व्यक्ति विशेष के विचारों या क्रिया का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनका अस्तित्व व्यक्ति की से स्वतंत्र होता है। सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति सामूहिक चेतना से होती है, इसलिए ये व्यक्तिगत तथ्यों से पृथक एवं भिन्न होते हैं। जिस पर पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, फिर भी पानी न तो हाइड्रोजन है और न ही ऑक्सीजन। पानी इन दोनों से अपना पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। सामाजिक तथ्यों का निर्माण भी समूह के सदस्यों की सामूहिक एवं पारस्परिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है, किंतु इनका अस्तित्व व्यक्तिगत तथ्यों से स्वतंत्र होता है। जैसे मनुष्य के मन में विचारों का जन्म विभिन्न कोष्ठों या सेलों की पारस्परिक अंतःक्रिया के कारण होता है, उसी प्रकार से विभिन्न व्यक्तियों की अंतःक्रिया के कारण सामूहिक चेतना एवं सामूहिक विचारों का जन्म होता है। फिर भी उनका अस्तित्व व्यक्ति विशेष की चेतना से बाहर और पृथक होता है। वे किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होते। सोचने, विचारने और अनुभव करने एवं कार्य करने के तरीके समाज में पहले से ही विद्यमान होते हैं। धार्मिक विचार और विश्वास, प्रथाएं, नियम, नैतिकता आदि सामूहिक चेतना की उपज होती हैं। अर्थात व्यक्ति के समाज में जो भी विश्वास, प्रथाएं, नियम, नैतिकता जो भी समाज में पाई जाती है, वो सब सामाजिक होती है, सामूहिक उपज होती है, कोई व्यक्तिगत धारणा या विचार के द्वारा नहीं बनती है। अतः व्यक्ति की शक्ति और अधिकार से परे होते हैं, इसलिए ही इन्हें सामाजिक तथ्यों की श्रेणी में गिना जाता है। सामाजिक तथ्यों पर वैज्ञानिकों के व्यक्तिगत विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वे व्यक्ति के नियंत्रण से स्वतंत्र होते हैं। तभी कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्यों में बाह्यता की विशेषता पाई जाती है, क्योंकि सामाजिक तथ्यों का निर्माण व्यक्ति से न होकर समाज से होता है और संपूर्ण समाज में वो मान्यता प्राप्त होती हैं। इसलिए व्यक्तियों के द्वारा निर्मित होने के बावजूद भी वे व्यक्ति से दूर या परे होती हैं। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति सामाजिक तथ्य का निर्माण करता है और वही उसका उपयोग में लेता है। तो दुर्खिम का कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक तथ्य जो समाज में पाए जाते हैं वो सामूहिक चेतना से निर्मित होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्मित नहीं होते हैं और उनका पालन भी संपूर्ण समाज करता है,
कोई एक व्यक्ति नहीं करता, संपूर्ण समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती हैं। इसीलिए इसमें भय्यता की विशेषता पाई जाती है। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।